नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल आस्क में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो चीन की टेंशन को लेकर आ रही है। दरअसल एक तरफ जहां वो बातचीत और कूटनीतिक रास्ता अपनाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में खुफिया रिपोर्ट से एक जो जानकारी हमारे सामने आई है वो दरअसल दोस्तों चौंकाने वाली है। चीन ने ग्वांगझाओ प्लेटो प्लास्टिक कंपनी से करीबन 2 अरब 94 करोड़ रुपए के एक विशेष टेंट सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। ये तंबू सैनिकों के लिए 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर रहने के लिए आरामदायक जगह प्रदान करेंगे। ये तंबू सैनिक पड़ावों के लिए तैयार किए जा रहे हैं, खासकर सूखे और कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में। इन टेंटों के अंदर टेंट को गर्म रखने के लिए हवा को बहने के लिए इनबिल्ट व्यवस्था है। इन टेंटों की बड़ी संख्या को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन सर्दियों में भी LAC पर अपने सैनिकों को कम नहीं करेगा। चीन और भारत की सेनाएं पिछले 5 महीनों से एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। एक्चुअली दोस्तों, लद्दाख में ना अब तापमान जो है वो गिरने लगा है और इसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में 0 से 40 डिग्री नीचे यहाँ का तापमान हो जाएगा और ये सबसे बड़ी चुनौती होगी वहाँ पर सैनिकों को सुरक्षित रखने की। हालांकि भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है और अपने सैनिकों को विशेष कपड़े और विशेष तरीके के टेंट प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं चीन की कितनी बड़ी चाल है। एक तरफ हाथ मिला रहा है और दूसरी तरफ पीठ पीछे छुरा घोंपने के वो काम कर रहा है। हालांकि इसका इतिहास ही ऐसा रहा है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो 2+2 वार्ता को लेकर आ रही है, यानी कि 2+2 डायलॉग। भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच तय 2+2 वार्ता भारतीय सेना के उप प्रमुख दोनों पक्षों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के हवाई स्थित इंडो पैसिफिक कमान का दौरा करने वाले हैं। सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल VK सैनी 17 से 20 अक्टूबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे। 2+2 डायलॉग के 26 और 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में, यानी कि देश की राजधानी में आयोजित होने की उम्मीद है, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर आने वाले हैं। हालांकि इस चीज से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो ऑपरेशन क्षमता है और रणनीतिक सहयोग है वो और ज्यादा बढ़ेगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह ने पहली बार भारतीय वायुसेना के एम्ब्रर ERJ-145 और एयरबस A330 प्लेटफॉर्म को सिविलियन मार्केट से अधिग्रहण करने की संभावनाओं की पुष्टि की है। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इस कोविड यानी कि चाइनीज वायरस की वजह से उद्योग जगत में काफी उतार चढ़ाव हो रखा है, जिसकी वजह से वित्तीय संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। भारतीय वायुसेना पहली बार अपने हवाई जहाज के लड़ाकू विमानों की पहुंच बढ़ाने के लिए हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों को भी खरीदने पर विचार कर रहा है। अब इंडियन एयरफोर्स कमर्शियल एविएशन कंपनियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों की खरीद करने को तैयार है और जो इच्छुक हैं उन्हें बेचने के लिए उनसे इस तरीके के हवाई जहाज लिए जाएंगे और इनमें नेत्रा अवाक्स सिस्टम को अवाक्स इंडिया प्रोग्राम के तहत इनका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि एक तरह से ये रिफर्बिश किया जाएगा जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है उसको अवाक्स में। एम्ब्रर ERJ-145 और एयरबस A330 दोनों प्लेटफॉर्म कमर्शियली यानी कि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध जेट हैं जो विमान कंपनियों के द्वारा लंबी अवधि के पट्टे और एकमुश्त बिक्री के लिए बिक्री पर हैं। आपको बता दें कि कई एयरलाइंस कंपनी के पास A330 8 साल पुराने हैं और इनकी इंजनों की लाइफ अभी काफी बची हुई है। यानी कि अब भारत उन विमानन कंपनियों यानी कि सिविल एविएशन कंपनियों से बात कर रहा है जो कि इस तरीके के विमानों का इस्तेमाल परिवहन के रूप में करती है। अब उनसे ही इसी तरीके के जहाजों को खरीदकर उसे अपने अवाक्स प्रोग्राम के लिए अपग्रेड किया जाएगा। हालांकि ये काफी अच्छी बात है, इससे थोड़ी सी लागत कम होगी और सबसे बड़ी बात है कि तत्काल आवश्यकताएं जो भारतीय वायुसेना की हैं वो पूरी होंगी। और क्योंकि दोस्तों बजट हमेशा से एक बड़ी चिंता रहा है भारत के लिए, तो ऐसे में ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगली खबर सबसे महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। आपको बता दें कि 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है भारत के द्वारा अपनी पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया जाना, जिसमें कि जमीन से लॉन्च किए गए इंटरसेप्टर के इस्तेमाल से सैटेलाइट्स को मार गिराया जा सकता है। लेकिन अब IISc की सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट एक स्टार्टअप ने काउंटर स्पेस पर काम करना शुरू किया है। ऐसी तकनीक जो कि इन ऑर्बिट लेजर का इस्तेमाल करके दुश्मनों के उपग्रहों को निष्क्रिय कर सकती है। दिगंतरा जो कि डेवलप कर रहा है भारत का पहला स्पेस बेस्ड सर्विलांस प्लेटफॉर्म, जिससे कि स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस भी प्रदान करेगा और नैनो सैटेलाइट्स और इसे अगले साल अंतरिक्ष में रखा जाएगा। ये अपने लेजर और सेंसर्स के माध्यम से ऑब्जेक्ट को ट्रैक और डिटेक्ट भी कर सकता है। दिगंतरा के CEO ने कहा कि हम सीड फंडिंग के लिए करीबन $1 बिलियन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।
साथ ही दिगंतरा के सीटीओ ने कहा कि अंतरिक्ष में स्थिरता और सशस्त्रीकरण दोनों के लिए SSA यानी कि स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पराबैंगनी किरणों को 2 तरीके से काउंटर स्पेस के लिए काम में लाया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस प्रोजेक्ट के क्या लाभ होंगे। इस प्रोग्राम के स्टार्टअप ने बताया कि हम स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में 1 सेंटीमीटर से कम साइज वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं ग्राउंड से किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए कम से कम 10 सेंटीमीटर से वो चीज बड़ी होनी चाहिए, तभी उसे ट्रैक किया जा सकता है और हम 18 गुना अधिक वस्तुओं का पता लगाने में भी सक्षम है। साथ ही दिगंतरा एक्टिव पैसिव हाइब्रिड ट्रैकिंग सिस्टम भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इन सैटेलाइट्स में अंतरिक्ष मौसम सेंसर्स होंगे जो वास्तविक समय में गतिशीलता अंतरिक्ष मौसम को मापते हैं और एक बार अंतरिक्ष में जाने के बाद ये अंतरिक्ष की वस्तुओं की सूची, स्पेसक्राफ्ट के लिए मिशन सपोर्ट, प्रिडिक्शन और हाइपर वेलोसिटी सैटेलाइट के टकराव पर भी अलर्ट प्रदान करता है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारत की ये स्टार्टअप कंपनी अब अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों से ही दूसरे यानी कि दुश्मन के उपग्रहों को लेजर बीम के जरिए खत्म कर सकती है। यानी कि हम केवल जमीन से ही दुश्मन के सैटेलाइट को मार गिरा सकते हैं, बल्कि हम अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट के माध्यम से भी दुश्मन के सैटेलाइट्स को खत्म कर सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें भारतीय नौसेना ने रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ 5 नौसैनिक NOPVs यानी कि नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स निर्माण के लिए करीबन 2500 करोड़ रुपए के अनुबंध को रद्द कर दिया था। इसी हफ्ते ये बताया गया था कि भारतीय नौसेना के लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स यानी कि LPD के 4 बड़े एम्फीबियस वेसल्स के निर्माण के लिए एक टेंडर भी निकाला गया था, जिसकी अनुमानित लागत करीबन 20,000 करोड़ रुपए होगी। पहले NOPVs जहाजों में सांची और श्रुति को जुलाई 2017 में गुजरात के पीपावाव शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था। इन NOPVs का उद्देश्य पेट्रोलिंग करना था, खास करके देश का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसकी निगरानी करने के लिए। NOPVs भारतीय नौसेना की महासागर निगरानी और गश्त की क्षमताओं में वृद्धि करेगा। आपको बता दें कि NOPVs अनुबंध काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये भारत में निजी क्षेत्र के शिपयार्ड के द्वारा बनाए जाने वाले पहले भारतीय नौसेना के जहाज होंगे। सूत्रों के मुताबिक अनुबंध 2 सप्ताह पहले रद्द कर दिया गया था, क्योंकि जिसकी वजह थी कि इन जहाजों की डिलीवरी में देरी होना। भारतीय नौसेना ने 5 NOPVs के लिए 2011 में गुजरात स्थित पीपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियर्स के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अनिल अंबानी की रिलायंस समूह ने 2015 में पीपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग का अधिग्रहण किया था, जिसकी वजह से इन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। वहीं अगर LPDs की बात की जाए तो LPD परियोजना के निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया था। हालांकि भारतीय नौसेना ने लगभग 7 साल पहले इनकी अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की थी। सूत्रों के मुताबिक परियोजना के लिए प्रस्ताव के अनुरोध को भारतीय नौसेना ने LPD के लिए नए निर्देश जारी किए। खास करके LPD का इस्तेमाल भूमि युद्धक संपत्ति जैसे कि टैंक, हेलीकॉप्टर और जहाजों को समुद्र के द्वारा एक युद्ध क्षेत्र में ले जाने के लिए किया जाता है। LPD को लगभग 40,000 टन डिस्प्लेसमेंट का अनुमान था, जिसे कि वे एक विमान वाहक के रूप में काफी बड़े हो गए। LPD न केवल दुश्मन के समुद्री तट पर हमला करने के लिए उपयोगी है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं में भी प्रभावी रूप से इस्तेमाल करने के योग्य है। हालांकि इन दोनों परियोजनाओं में एक बड़ा झटका लगा है और इससे भारतीय नौसेना की परियोजनाओं को एक बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा तब हो रहा है जब हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो NSG कमांडोज को लेकर आ रही है। NSG क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स ने श्रीलंका के 21 पर्सनल्स को ट्रेन किया है, जो कि उनके प्रधानमंत्री की रक्षा के लिए तैनात होंगे। हाल ही में NSG ने अपने 36वें स्थापना दिवस को मनाया और NSG के डायरेक्टर जनरल एडिशनल चार्ज के साथ SS देसवाल ने कहा कि हमारी ये फोर्स वर्ल्ड क्लास जीरो एरर फोर्स है, जो कि आधुनिक हथियारों से लैस है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे कि ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है, इनका गठन 1984 में किया गया था। ये विशेषज्ञ होते हैं काउंटर टेररिस्ट, काउंटर हाईजैक और बंधक बचाव कार्यों को करने के लिए, और यही Z+ सुरक्षा में भी लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।